अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पे नस्ट की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास है मेरा बेटा, हम लोग जो है वो नस्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ इस एमसीक्यूज से फर्दर कितने एमसीक्यूज जो हैं वो बन सकते हैं, जो आपका एग्जामिनर आपके पेपर वाले दिन आपसे पूछ सकता है, वो भी इंशाल्लाह आज हम उसको डील कर रहे होंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है अब्दुल मुईस और इंशाल्लाह कॉपी निकालने, नोट्स निकालने एंड देन पढ़ना स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली आपको वाली बात कह रहा है, अ फोर्स 0.01 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ चार्ज हैविंग वैल्यू ऑफ 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 5 कूलम एट अ सर्टेन पॉइंट। द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज। क्योंकि मेरा बेटा सवाल में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का जो है वो जिक्र आ गया, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का आपके पास जो फॉर्मूला है वो लगाना ही लगाना होगा आपने। अब मसला ये है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के हमारे पास जो है वो तीन फॉर्मूलाज हैं। अब से तीन फॉर्मूलाज में से यहाँ से मैं कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूँ, तो आप अपनी डाटा के मुताबिक आप जो है वो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहला हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है ना, जो कि आप लोगों को बेस से पढ़ाया जाता है, वो बेसिकली आपके पास होता है दैट इज ई इक्वल्स टू एफ ई अपॉन क्यू। यानी कि आपके पास फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, दूसरा बेसिकली आपके पास जो फॉर्मूला होता है ना, वो बेसिकली आपके पास होता है दैट इज ई इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, एक ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। तीसरा हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का, वो बेसिकली आपके पास होता है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा आर। ये बेसिकली हमारे पास जो है इसके ये तीन फॉर्मूलाज इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के चल रहे होते हैं। अब सर मैं कौन सा इनमें फॉर्मूला अप्लाई करूंगा या मैं कौन सा जो है फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, तो मेरा बेटा आपने जो है अपनी डाटा के मुताबिक जो है फॉर्मूला को चूज करना है एंड देन आपने जो है उसको यहाँ पे सिंपली अप्लाई कर देना। अब देखो सवाल में हमारे पास फोर्स भी गिवन है और सवाल में हमारे पास जो है चार्ज भी गिवन है, तो मैं फॉर्मूला नंबर 1 की तरफ मूव ऑन करूंगा। फॉर्मूला नंबर 1 मुझे मुझसे कहता क्या है, फॉर्मूला नंबर 1 मुझसे ये वाली बात कहता है कि ई इक्वल्स टू एफ ई अपॉन क्यू। ठीक है, अब मेरे पास जो फोर्स है वो कितनी है, मेरे पास फोर्स है 0.01 और मुझे चार्ज की कितनी वैल्यू गिवन है, चार्ज की मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 5। बस अब 0.01 को डिवाइड करना है आपने 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस के 5 से। तो कैसे करेंगे, तो मेरा बेटा ये 0.01 है, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा लिखा हुआ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली जो है पॉइंट को आगे शिफ्ट कर रहा हूँ। अब जितनी बार मैं पॉइंट को आगे शिफ्ट करूंगा उतनी बार मैं नीचे डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 लगाऊंगा। तो देखो मेरे पास 0.01 है, तो पॉइंट को मैंने एक बार शिफ्ट करा एंड देन पॉइंट को मैं दो बार शिफ्ट कर रहा हूँ, तो यानी कि मैंने पॉइंट को दो बार शिफ्ट करा। अब मैं दो बार नीचे डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 लगाऊंगा, तो यानी कि 1/100। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अभी 1.2 है, इसको भी मैं बेसिकली जो है पॉइंट को आगे शिफ्ट करूंगा। अब जितनी बार पॉइंट को आगे शिफ्ट करूंगा उतनी बार नीचे डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 लगाऊंगा। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया दैट इज 12/10, क्योंकि मैं पॉइंट को जो हूँ एक बार आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये रहा 12/10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 5। ओके मेरा बेटा, अब देखो अब सिनेरियो क्या है, अब आपके पास जो सिनेरियो है वो ये है कि 100 को ऊपर भेज दो, 10 की पावर माइनस का 5 को भी ऊपर भेज दो और ये 10 को भी ऊपर भेज दो, तो ये कुछ जो है आपको ऐसे लिखा हुआ नजर आ जाएगा। दैट इज जब ये वाला जो 100 है, जब ये 100 ऊपर जाएगा तो ये बेसिकली आपके पास बन जाएगा 10 की पावर माइनस का 2, क्योंकि मेरा बेटा आपके पास जो 100 होता है वो होता है 10 की पावर 2, आपके पास 1000 होता है 10 की पावर क्यूब, आपके पास जो 10,000 होता है वो बेसिकली आपके पास होता है 10 की पावर 4। ठीक है, तो जब 100 जो है वो नीचे डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा तो वो बेसिकली आपके पास बन जाएगा 10 की पावर माइनस का 2। अब ये जो आपके पास 10 की पावर माइनस का 5 है, मेरा मेरा बेटा ये भी जो है सीधा आपके पास जो है न्यूमिनेटर में जाके गिरेगा और ये बन जाएगा आपके पास 10 की पावर प्लस का 5। तो ये आ गया आपके पास 10 की पावर प्लस का 5। और ये जो आपके पास जो ये वाला 10 है ना मेरा बेटा, ये वाला 10 जो है बेसिकली ये भी आपके पास न्यूमरेटर में सबसे ऊपर जाके जो है वो गिर जाएगा और ये बेसिकली आपके पास बनेगा मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, अब आपके पास बचा क्या, अब आपके पास जो है वो सिंपल ये 12 बचा, तो ये 12 जो है बेसिकली आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, अब ये होगी आपके पास दैट इज 10 की पावर माइनस का 2 और 10 की पावर प्लस का 5, बेसिस सेम और पावर जो होती है वो बेसिकली आपके पास जो है वो एड्स हो जाती हैं। तो 10 की पावर माइनस का 2 और 10 की पावर प्लस का 5 जब बेसिकली आपके पास ऐड होंगे तो आपके पास बन जाएगा 10 की पावर प्लस का 3, 10 की पावर प्लस का 3 और 10 आपके पास जो है बन जाएगा 10 की पावर 4। तो ऊपर 10 की पावर 4 है और नीचे बेसिकली आपके पास 12 है, तो अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जो है ऊपर न्यूमरेटर को नीचे डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। अब न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे मेरा बेटा, तो हमेशा वाली बात मैं बच्चों को सिखाता हूँ
हूँ कि आपने ना हमेशा मल्टीपल ऑफ टेंस बनाना है। इससे क्या होता है, इससे आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। जो 10 की पावर 4 है ना मेरा बेटा, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। इसको जो है वो आपने सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लिखना है। अब क्या करना है, ये 10 के बराबर में क्या लिखा हुआ है, 10 के बराबर में आपके पास लिखा है 1। तो आपने 1 को डिवाइड करना है 12 से। तो ये बेसिकली आपके पास आ गया, 1 अंदर गया, 12 बाहर आ गया। ठीक है, अब 1 के टेबल में 12 तो आता ही नहीं है। ठीक है, सॉरी, 12 के टेबल में 1 तो आता ही नहीं है। तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया और मैंने बढ़ा दिया जीरो। ठीक है, अब 12 के टेबल में 10 नहीं आता, तो अब क्या करेंगे, दोबारा जीरो ऊपर भी लगाएंगे और नीचे जीरो भी लगाएंगे। तो यहाँ के वो बन गया, ऊपर भी मैंने जीरो लगा लिया और नीचे भी मैंने जीरो लगा लिया। ठीक है मेरा बेटा, जो बचपन में किया करते थे ना स्कूल में, वही कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करना है, आप अपने 12 को 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो बेटा 12 होता है, 12 24, 12 36, 12 4 12 60, 12 6 84, 12 यानी कि अगर मैं जो हूँ 12 को 8 से जो है वो मल्टीप्लाई करूँ तो आपके पास बनेगा 12 × 8 यानी कि 96। तो ये आपके पास आ गया 96। 100 में से 96 चले जाएंगे तो आगे बन जाएगा 4। ठीक है, आगे करने की सॉल्व नहीं है क्योंकि हम लोग जो है वो स्कूल में नहीं बैठे हुए। तो ये बेसिकली आपके पास बन गया, दैट इज, ये उल्टा यहाँ पे देखिएगा आपके पास ये बन गया 0.08 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 न्यूटन अपॉन कूलम। ये इसका राइट आंसर है। तो कहाँ गया आपके पास 0.08, ये नहीं है। अच्छा, इसको अगर मैं एक बार शिफ्ट करूं, नहीं ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, 5.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ये भी आपके पास जो है नहीं हो सकता। ये मुझे जो है वो सही आंसर नजर आ रहा है। अब मेरा बेटा ये सही आंसर जो है वो आपको कैसे नजर आ रहा है, क्योंकि देखो एग्जामिनर चला के कर रहा है, एग्जामिनर जो है वो चला के आपके साथ ये कर रहा है कि एग्जामिनर ने 10 की पावर 4 है ना, इस 10 की पावर 4 को ना दो हिस्सों में तोड़ के लिख रहा है। एक ऐसे लिख रहा है, एक लिख रहा है आपके पास 0.08 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, और एक लिख रहा है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। तो ये जो आपके पास ये वाला जो 10 की पावर 2 है ना, कहाँ गया, ये वाला जो आपके पास 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर 2 जो है वो 0.08 से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर आपके पास ये बन रहा है 8। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 8 × 2 न्यूटन अपॉन कूलम। तो बस एग्जामिनर जो है वो छोटा सा जो है वो खेल खेल रहा था, ठीक है, आप लोगों के साथ थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था। लेकिन आपके पास जो राइट आंसर है वो है बेसिकली आपके पास ऑप्शन नंबर डी। मजीद मैं वाली चीज बता दूं कि आपके पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का जो ऐसा यूनिट है ना, आई सेट द ऐसा यूनिट, आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, आपके पास क्या यूनिट है, आपके पास जो है वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का जो है वो एसआई यूनिट है। आपके पास जो है न्यूटन अपॉन कूलम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट नहीं है। ठीक है, सो ये माजी वाली चीज पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 2, मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली आपको ये कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, यानी कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम का चार्ज बनाएंगे। ठीक है, तो आपके पास एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसको बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेसिकली आपके पास जो है वो ये होता है कि किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज जो है वो आ सकता है, वो बेसिकली आपके पास जो है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताता है। ठीक है, और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज क्यू इक्वल्स टू एन ई, यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा ना वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल होगा। ठीक है, और ये एन क्या है, ये एन बेसिकली आपको नंबर ही बता रहा होता है। और ये कौन सा नंबर होता है मेरा बेटा, ये आपके पास जो है वो इंटीजर होता है जो कि 1 से शुरू होता है। ठीक है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, एंड सो ऑन चलता जाता है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आ सकता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल आ सकता है। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछूं, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज जो है कितना लीस्ट चार्ज आ सकता है किसी भी बॉडी के ऊपर, तो मेरा बेटा आपके पास जो किसी भी बॉडी के ऊपर जो लीस्ट चार्ज आएगा ना, यानी कि मिनिमम चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर क्या आ सकता है, तो मिनिमम चार्ज जो आपके पास आएगा ना वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा किसी भी बॉडी के ऊपर जो आएगा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की आपके पास जो वैल्यू होती है वो होती है 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर- 20 कूलम। ये बेसिकली जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की जो है मेरा बेटा ये होती है वैल्यू। ठीक है, तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो लीस्ट चार्ज आ सकता है वो कितना आ सकता है, वो आ सकता है 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर- 20। ठीक है, अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम का चार्ज बनाएंगे, तो आपके पास वो एन की वैल्यू दे पूछ रहे हैं। ठीक है, और क्यू जो आपको दे रहे हैं, क्यू बेसिकली आपको दे रहे हैं डेट इज 1 कूलम, और एन की वैल्यू वो आपसे पूछ रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो आपको पता ही है वो होता है E = 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर- 20। बस हो गया हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व। वो क्या होगा, वो बेसिकली आके बन गया Q = एन ई। अब आपको जो है वो एन की वैल्यू पता लगानी है, तो ई को आप वहां भेज दें तो आपके पास ये बन जाएगा, दैट इज N = Q/E।
ठीक है। अब क्यू की वैल्यू सवाल के अंदर उसने आपको दी हुई है 1 कूलम, मेरा बेटा ये लिखी हुई क्यू की वैल्यू जो है उसने आपको सवाल में दी हुई है दैट इज 1 कूलम। तो यानी कि आपके पास बन गया 1/16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻20। अब मेरा बेटा ये जो 10⁻⁻20 है ये नीचे डिनोमिनेटर में, ये ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो बन जाएगा 10⁻+20। तो ये आपके पास आ गया 1/16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻20। अब आपने 1 को डिवाइड करना है 16 से। बिल्कुल सेम हमने वही काम करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिवीजन की है, वही यहाँ पे डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो 1 अंदर जाएगा और आपके पास ये जो 16 है ये बाहर आएगा। ठीक है, अब 16 के टेबल में 1 तो आता ही नहीं है, तो सर मैं क्या करूं, मेरा बेटा पॉइंट लगाएं 0 बढ़ाएं। ठीक है, अब 16 के टेबल में 10 भी नहीं आता, अब सर मैं क्या करूं, तो मेरा बेटा यहाँ पे एक और 0 बढ़ाएं। ठीक है, और यहाँ पे भी 0 बढ़ाएं। अब आप कर दें 16 को 100 से डिवाइड। ठीक है, सॉरी 100 को 16 से आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब आपके पास क्या होता है, 16 एक 16 होता है, 16 2 32 होता है, यानी कि आपके पास 16 को 4 से मल्टीप्लाई कराऊं तो आपके पास आंसर आएगा 64। और 16 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कराऊं तो 64 के अंदर मैं 32 को अगर ज्वाइन करूं तो क्या बनेगा 66, 76, 86, 96, यानी कि आपके पास बनेगा दैट इज 6। ठीक है, जब हम 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 96 और नीचे 4 बचेगा। बेटा फर्दर सॉल्व करने की जरूरत हमें नहीं होती, क्यों, क्योंकि हम लोग जो है वो एप्टीट्यूड दे रहे हैं, हमें बस ये ऊपर की वैल्यू पता चल गई ना, फिर हम नीचे ये डिविजिबल वगैरह नहीं करते। ठीक है, सो आपके पास क्या सिनेरियो हो गया, अपना टाइम बचाते हैं हम लोग। तो ये आपके पास बन गया डेट इज, अगर मैं 1 को डिवाइड कराऊं 16 से तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.06 मल्टीप्लाई बाय 10⁻20। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब एग्जामिनर देखो 10⁻20 कहाँ पर है, ये 10⁻18 है, 10⁻9 है, 10⁻9 है, 10⁻18 है, यानी कि बेसिकली आपके पास जो है मेरा जो आंसर आएगा वो बेसिकली 10⁻18 आएगा। तो एग्जामिनर क्या कर रहा है, एग्जामिनर आपके साथ चालाकी ये कर रहा है कि आपके पास जो 10⁻20 है ना, ये 10⁻20 को आपका एग्जामिनर खोल के लिख रहा है, एक पावर में खोल के लिख रहा है 10⁻2 और एक खोल के लिख रहा है 10⁻18। ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई करा रहा है 0.06 से। अब आपका एग्जामिनर इतना चालाक है कि वो 0.06 को जो है वो 10⁻2 से मल्टीप्लाई करा रहा है। जब 0.06 10⁻2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बन जाएगा 6। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास 1 कूलम का चार्ज मेरा बेटा बना रहे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सो ये इसका जो है राइट आंसर है, कहाँ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो एग्जामिनर है वो वाली बात कह रहा है कि आप मुझे बताओ कि वर्क डन ऑन अ मूविंग चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इज। आपके पास जो है वर्क डन क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का। मेरा बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कौन सी होती हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमारे पास वो सरफेसेस होती हैं जिसके ऊपर हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। क्या होता है, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल जो है, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपके पास जो है वो एक ऐसी सरफेसेस होती हैं जिसके अंदर आपके पास जो है उस सरफेस में हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो होता है सेम। ठीक है, तो यानी कि ये आपके पास बन जाएगा दैट इज वोल्टेज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अब आपके पास हर पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो सेम है, यानी कि हर पॉइंट पे आपके पास जो है वो पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा, तो बेसिकली आप वर्क डन भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वर्क डन करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क डन करने के लिए आपको पोटेंशियल का डिफरेंस होना लाजमी है। ठीक है, फिर जब भी आप चार्ज को हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव कराते हो। लेकिन अगर आपके पास जो है वो पोटेंशियल ही सेम हो जाए तो आप किसको हायर पोटेंशियल और किसको लोअर पोटेंशियल मानोगे। ठीक है, जब भी जो है बेसिकली वाली बात कहते हैं कि इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस में आपके पास जो वर्क डन होता है मेरा बेटा वो कैसा होता है, वो बेसिकली आपके पास होता है 0। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, बाकी तो इनसे कोई फर्दर एमसीक्यू जो बन सकता था वो मैंने बता दिया, अच्छा ऊपर के 3 बता दिए, यूनिट भी बता दिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली जो है वो आपको वाली बात कह रहा है कि अ करंट ऑफ 32 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। तो मेरा बेटा अभी जो सवाल लिया गया है वो आपसे लिया गया है इलेक्ट्रिकल करंट यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक से, और न्यू बुक के अंदर मेरे ख्याल से इसको डीसी सर्किट्स में पढ़ाया जाता है, जो कि आपके पास सिंध बोर्ड की न्यू बुक में होता है। ठीक है, तो आपके पास बेटा सवाल में क्योंकि करंट का लफ्ज आपको जिक्र में आ गया तो इसका मतलब ये है कि करंट का फॉर्मूला तो लगाना ही लगाना है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास होता है दैट इज आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। मेरा बेटा एक पास पेपर का एमसीक्यूज पूछा गया था दाऊद यूनिवर्सिटी के पेपर में, कौन से पेपर में, दाऊद यूनिवर्सिटी
के पेपर में, दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि सिंध के अंदर है, उसके अंदर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या था। क्वेश्चन ने बेसिकली जो है वो आपको वाली बात पूछ रहा था कि आपके पास जो इलेक्ट्रिकल करंट है, दैट इज आई, जो ये आपके पास इलेक्ट्रिकल करंट है, मुझे बताओ ये स्केलर क्वांटिटी है या इलेक्ट्रिकल करंट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो मेरा बेटा जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो आपके पास कैसी क्वांटिटी है, वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर को इंजीनियरिंग में अच्छी जुबान में क्या कह रहे होते हैं, स्केलर को इंजीनियरिंग में हम लोग कह रहे होते हैं जीरो ऑर्डर टेंसर। स्केलर जो होता है वो बेसिकली आपके पास जीरो ऑर्डर का टेंसर होता है, ठीक है। तो दाऊद यूनिवर्सिटी के पेपर में वाली बात पूछी गई थी कि भाई मुझे बताओ कि जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है या इलेक्ट्रिकल करंट जो है वेक्टर क्वांटिटी। तो मेरा बेटा इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो बेसिकली आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता। इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो बेसिकली आपके पास ओबे करता है किरचॉफ के करंट लॉ को, और किरचॉफ का करंट लॉ जो है बेसिकली वो होता है केसीएल। बेसिकली केसीएल क्या होता है, केसीएल बेसिकली आपके पास होता है दैट इज कि कोई भी करंट जो है अगर सर्किट के एक दरवाजे से दाखिल होगा ना, तो उतना ही करंट सर्किट के दूसरे दरवाजे से निकल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो है वो किरचॉफ का करंट लॉ होता है। और इंग्लिश में बेसिकली इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये होती है कि द टोटल करंट एंटरिंग द नोड इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द नोड। और कभी कभी आपको यहाँ समेशन का भी साइन लिखा हुआ नजर आता है, तो वो एक ही बात होती है, ठीक है। सो ये बेसिकली था आपके पास किरचॉफ का करंट लॉ। और दाऊद यूनिवर्सिटी के पेपर में वाली बात जो है वो पूछी गई थी आपसे, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ठीक है, ये हमें जो है करंट का फॉर्मूला पता है। अब करंट की उसने हमें वैल्यू दी हुई है 32 मिली एम्पेयर। क्वेश्चन देखें क्या पूछता है। क्वेश्चन में वो सिर्फ और सिर्फ आपसे वाली चीज पूछता है कि भाई मुझे बताओ कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे इस 32 मिली एम्पेयर के करंट को फॉर्म करने के लिए। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, तो जब भी आपको वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछेगा तो आपने एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो कौन सा होता है, वो बेसिकली हमारे पास होता है दैट इज क्यू इक्वल्स टू एनी। तो यानी कि जहां जहां आपके पास क्यू आएगा वहां बेसिकली आपने क्या पुट करना है, वहां पे बेसिकली जो है वो आपने एनी को पुट कर देना है। तो ये आपके पास बन जाएगा दैट इज आई इक्वल्स टू एनी अपॉन टी, ठीक है। अब आपने एन निकालना है तो जितनी भी फालतू चीजें हैं उन सबको एक तरफ कर लेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा दैट इज एन इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय टी ओवर ई, ठीक है। अब मेरा बेटा जो उसने आई की वैल्यू आपको गिवन की हुई है सवाल में, देखो आई की वैल्यू क्या है, सवाल में जो उसने आपको आई की वैल्यू गिवन की हुई है वो है 32 मिली एम्पियर। तो यानी कि जो आई की वैल्यू आ गई वो आपके पास आ गई 32 मिली। और मेरा बेटा जो 1 मिली होता है ना, ये 1 मिली, ये 1 मिली जो है वो आपके पास बराबर होता है 10 की पावर -3 के, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 32 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब मेरा बेटा टाइम की वैल्यू गिवन की हुई है, उसने जो आपको टाइम की वैल्यू गिवन की हुई है ना वो सेकंड्स में की हुई है, ठीक है। ये रही, उसने जो आपको टाइम की वैल्यू गिवन की हुई है वो 1 सेकंड गिवन की हुई है, तो टाइम की जगह पे 1 सेकंड आ गया। कभी कभी वो टाइम की वैल्यू 1 सेकंड नहीं गिवन करता, कभी कभी वो क्या करता है, कभी कभी ना इस 1 सेकंड को वो आपको बोलेगा पर सेकंड। तो मेरा बेटा जो पर सेकंड होता है ना, इसका भी मतलब जो होता है वो 1 सेकंड ही होता है। तो हमेशा वाली बात जो है वो याद रखना। तो टाइम की वैल्यू मेरा बेटा आ गई 1 सेकंड, तो मैंने यहाँ पे लिख दी दैट इज 1। अब बेटा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है उसकी क्या वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की आपके पास जो वैल्यू होती है वो होती है 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -20। तो नीचे 16 आ गया और ये आपके पास बन गया दैट इज 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -20, ठीक है। अब बेटा क्या होता है, ये 16 एक 16 होता है, 16 2 32 होता है। तो ये आपके पास बन गया दैट इज एन इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 ओवर 10 की पावर -20। अब मेरा बेटा जो 10 की पावर -20 है ये नीचे डिनोमिनेटर में, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और ये आपके पास बन गया दैट इज एन इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 और 10 मल्टीप्लाई बाय +20। तो मेरा बेटा बेसिस सेम होती है तो पावर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एड्स हो जाती है। तो आपके पास बन गया एन इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ गया ये रहा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा बेटा वो आपके पास राइट आंसर। अच्छा देखो, एग्जामिनर ना किसी का दिल नहीं तोड़ता, ठीक है। एग्जामिनर आप लोगों से इतना प्यार करता है, ठीक है। मैं आगे एक जो क्वेश्चन आएगा ना उसके अंदर मैं बताऊंगा कि एग्जामिनर आप लोगों से कितना प्यार करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 ये होता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज स्ट्रेच so that its length become 3 times and volume remain constant. The new resistance of the wire will be। मेरा बेटा यहाँ पे आपके पास इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो दो क्वेश्चन निकल के आते हैं। वो दो क्वेश्चन कौन से होते हैं, एक क्वेश्चन होता है मेरा बेटा आपके पास स्ट्रेच का, और एक क्वेश्चन मेरा बेटा आपके पास होता है कंप्रेस का, ठीक है। ये दो अलग अलग बातें हैं जो कि आज ही इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। मेरा बेटा स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना। यानी कि आपके पास कोई भी वायर है, इट डजेंट मैटर वो किस मटेरियल का बना हुआ है, तो उसकी बात नहीं करते। आपके पास कोई भी जो वायर है, ठीक है, उसको आपने खींचा,
तो जब आप कोई भी वायर को खींचोगे ना, यानी कि कोई भी वायर को स्ट्रेच करोगे, ठीक है, तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। किसी भी वायर को अगर आप खींचोगे या किसी भी वायर को अगर आप स्ट्रेच करोगे तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स, उसकी एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, एरिया की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है? इसी वजह से, ताकि आपके पास जो वॉल्यूम है कंडक्टर का वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। अब आ जाओ कंप्रेस पे। देखो मेरा बेटा, अब कोई भी जो आपका वायर है, अगर आप उसको कंप्रेस करोगे ना, कंप्रेस होने से मुराद है कि अगर आप इसको दबाओगे, कोई भी वायर है अगर आप उसको दबाओगे तो नतीजे में क्या होगा, नतीजे में उस वायर की लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया डिक्रीज, लेंथ डिक्रीज हो गई। जब आप किसी भी वायर को कंप्रेस करोगे ना तो लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसी वजह से हो रहा है ताकि आपका जो वॉल्यूम है कंडक्टर का वो कैसा रहे, वो आपके पास जो है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। ऐसा जब भी हो रहा है। अब देखो, ये जो एग्जामिनर है ना, ये बड़ा चालाक है। एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर को पता है कि भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल ओवर ए। तो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर जो है मेरा बेटा यहाँ पे क्या करता है कि वो ना कभी कभी रेडियस की वैल्यू देता है। यानी कि अभी तो उसने जो है वो आपको लेंथ की वैल्यू दी हुई है ना, तो एग्जामिनर इतना चालाक होता है, ये तो फिर भी दयालु एग्जामिनर था तो उसने आपको लेंथ की वैल्यू दे दी। एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर देता है आपको पहले रेडियस की वैल्यू। अगर आपको एग्जामिनर रेडियस की वैल्यू देता है ना, तो उस रेडियस की वैल्यू से आप एरिया निकालते हो, ठीक है। एंड देन फिर आप जो है डिसाइड करते हो कि क्या चीज हो रही है, ठीक है। खैर वो मैं अभी बता दूंगा, तो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में बेसिकली आपको लिखा हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज स्ट्रेच सो दैट इट लेंथ बिकम 3 times एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी। मेरा बेटा, आपके पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो एल ओवर ए। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है ऑब्वियसली। आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, और आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब आप क्या कर रहे हो, आप किसी भी वायर को स्ट्रेच कर रहे हो तो उसकी लेंथ बढ़ेगी। अब सर लेंथ कितने टाइम्स बढ़ेगी, क्वेश्चन में खुद बताएगा वो लेंथ कितने टाइम्स बढ़ रही है। तो मेरा बेटा, लेंथ कितने टाइम बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है आपके पास 3 टाइम्स। यानी कि आप किसी भी वायर को इतना स्ट्रेच कर रहे हो कि लेंथ 3 टाइम्स बढ़ रही है। लेकिन सर, स्ट्रेच के केस में आपने तो ये वाली चीज बताई हुई है, जब आप किसी भी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो लेंथ बढ़ जाती है, तो एरिया तो डिक्रीज होता है। बिल्कुल, जितने टाइम्स लेंथ बढ़ती है एरिया उतने टाइम डिक्रीज हो जाता है। अगर लेंथ 3 टाइम्स बढ़ रही है तो एरिया 3 टाइम्स जो है डिक्रीज हो जाएगा। अगर लेंथ 4 टाइम्स बढ़ रही है तो एरिया 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस के अंदर आपके पास जो लेंथ है वो 3 टाइम्स बढ़ रही है, तो ये आ गया आपके पास दैट इज आर इक्वल टू रो एल ओवर ए, यानी कि 3 एल, ठीक है। अब आपके पास जो लेंथ है वो 3 टाइम्स बढ़ रही है, और आपके पास जो एरिया है वो कितने टाइम डिक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि आपके पास वायर स्ट्रेच हो रहा है। तो जितने टाइम्स लेंथ बढ़ती है ना उतने टाइम्स आपके पास एरिया डिक्रीज हो जाता है। तो ये आपके पास आ गया A/3 मल्टीप्लाई बाय रो, ठीक है। अब कुछ सवाल में बचा नहीं है, ये जो आपके पास वाला 3 है ना, ऊपर चले जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आपके पास बन गया दैट इज 3 3 9। तो यानी कि आपके बन गया 3 रो एल ओवर ए। और जो रो एल ओवर ए है ना, इसी को बेसिकली हम लोग क्या कह रहे होते हैं, इसी को तो बेसिकली हम रेजिस्टेंस कह रहे होते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपकी जो रेजिस्टेंस है वो 9 टाइम जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब अब एग्जामिनर क्या करता, अगर एग्जामिनर मेरी तरह होता तो वो लेंथ तो कभी भी नहीं देता, ठीक है। एग्जामिनर क्या करता, एग्जामिनर जो है वो आपको रेडियस की यहाँ वैल्यू देता। फिर क्या करते, तो मेरा बेटा, अगर सवाल में आपको रेडियस की वैल्यू गिवन हो और वायर स्ट्रेच हो रहा है या वायर कंप्रेस हो रहा है और रेडियस की वैल्यू गिवन हो, तो आप उससे उसका एरिया निकालते हो। कैसे निकालोगे, तो मेरा बेटा ये आपके बनेगा A = πr², ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पे वो आपको कह रहा है कि मैंने एक वायर को इतना जो है वो कंप्रेस किया, इतना कंप्रेस किया कि आपके पास जो रेडियस था वो 4 टाइम इंक्रीज हो गया, तो मेरा बेटा आर की जगह पे 4 आर लिख दो, तो जाके वो बन जाएगा डेट इज π/4r, ठीक है। तो जाके वो बन गया डेट इज 16 πr²। तो यानी कि आपने किसी भी वायर को इतना इतना कंप्रेस किया, इतना कंप्रेस किया कि आपके पास जो एरिया है वो 16 टाइम बढ़ गया। तो लेंथ क्या होगी, लेंथ 16 टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये सिनेरियो होते हैं, ये अलग अलग बातें हैं।
तो ये वाली चीज नोट करनी है, मिलियन डॉलर्स की बातें हैं ये, ठीक है, जो कि एग्जामिनर खुद देता है आपको। अगर ये समझ में आ गया, सारे हिस्ट्री क्वेश्चन जो इस तरह से पूछे जाते हैं और बहुत पास पेपर्स के अंदर आए हैं, वो सारे हो गए, ठीक है। बस ये तीन चार बातों को नोट करके और अच्छे नोट्स बना के, ठीक है। तो साथ साथ नोट्स बनाते रहना, ठीक है, अच्छे अच्छे इंग्लिश में, अच्छे अच्छे रोमन उर्दू में, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बेसिकली जो है वो आपको वाली बात कह रहा है, 220 वोल्ट 100 वॉट बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट सोर्स, फाइंड द पावर कंज्यूम बाय द बल्ब, ठीक है। ये बेसिकली बाय द बल्ब होगा, ठीक है। ये पावर जो है गलत हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। सो अब देखो, पावर के आपके पास है तीन फॉर्मूला है। पावर के कौन कौन से फॉर्मूले? पावर के आपके पास है तीन फॉर्मूला। एक पावर का फॉर्मूला आपके पास होता है P इक्वल्स टू VI। एक पावर का फॉर्मूला आपके पास होता है दैट इज P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। और एक पावर का फॉर्मूला आपके पास होता है दैट इज P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। मेरा बेटा, अगर आपके पास जो बात है, अगर वो सर्किट के हवाले से बात नहीं चल रही है, आई रिपीट इट अगेन, अगर आपके पास जो बात चल रही है वो सर्किट के रिकॉर्डिंग आपके पास बात नहीं चल रही है, तो डेटा को देखते हुए आप जो है पावर के इन तीनों में से जो डाटा के हिसाब से सुइटेबल फॉर्मूला बैठ रहा है वो यूज करोगे, ठीक है। लेकिन अगर बात पर्टिकुलर चल रही है सर्किट में, अगर बात चल रही है सर्किट की, बहुत सारे बल्ब कनेक्टेड हैं और वो बल्ब जो है डिपेंड अपॉन एग्जामिनर की पैरेलल के अंदर है या सीरीज के अंदर है, तो अगर बात चल रही है सर्किट में, ठीक है, सर्किट के अंदर अगर बात चल रही है और अगर आपको बल्ब को कनेक्ट करना है सीरीज में या पैरेलल में, ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? उसके लिए हमारे पास, अगर आपने बल्ब को पैरेलल कनेक्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला सीरीज, वो सॉरी पैरेलल के अंदर है। लेकिन अगर आपने जो है बहुत सारे आपके पास बल्ब हैं और आपने बहुत सारे बल्ब को जो है वो सीरीज के अंदर कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। अब सर ये जो P इक्वल्स टू VI जो लास्ट फॉर्मूला है ये भी बता दो। तो P इक्वल्स टू VI आपके पास यूजुअली वहाँ यूज होगा जहाँ पे एक ही बल्ब होगा, ठीक है। तो आपके पास ये दो फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको सर्किट में यूज करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। सो अब आपके पास डाटा के मुताबिक देखो, डाटा में क्या गिवन है? डाटा में आपको गिवन है वोल्टेज, पहला पहला कितना वोल्टेज गिवन है? पहला वोल्टेज गिवन है आपके पास 220 वोल्ट, ठीक है। आपको उस वोल्टेज पे जो पावर कंजम्पशन है वो कितनी गिवन है? वो गिवन है 100 वॉट। और दूसरा वोल्टेज कितना गिवन है? दूसरा वोल्टेज आपको गिवन है 110 वोल्ट, और वो आपसे पावर पूछ रहा है। तो यानी कि डाटा के मुताबिक मेरे पास तो P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R वाला फॉर्मूला है ना, ये बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, ठीक है। तो मैं P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R वाला फॉर्मूला जो है वो यहाँ लगाऊंगा, तो P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। तो यहाँ से मैं अपनी जो पावर कंजम्पशन है वो बेसिकली मैं मालूम कर सकता हूँ। अब मसला ये है कि मुझे जो है वो जो बल्ब है उसकी मुझे रेजिस्टेंस नहीं मालूम, तो मैं उसकी रेजिस्टेंस मालूम कर लूंगा जब भी जो है उसने आपको दो वोल्टेजेस की वैल्यू गिवन की हुई है। तो मैं सबसे पहले मालूम करूंगा आपके पास बल्ब की रेजिस्टेंस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर रेजिस्टेंस। तो ये आपके पास आ गया दैट इज P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। अब R को वहां भेज दें तो आगे बन गया R इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन P, ठीक है। अब मेरा बेटा V की कितनी वैल्यू है? V की वैल्यू आपको गिवन है 220, तो यानी कि 220 का स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। अब 220 का स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट इज 220 मल्टीप्लाई बाय 220 अपॉन 100, ठीक है। अब मैं जो 220 है ना, इसको मैं खोल के ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट इज 22 मल्टीप्लाई बाय 10, और आपके पास बन गई ये 22 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 100, ठीक है। ये मैं 220 और 220 को जो है मेरा बेटा वो ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई मसला? ओके। सो अब क्या सिनेरियो है? अब ये वाला सिनेरियो आपके पास चल रहा है कि ऊपर वाले जो आपके पास जो दो 10 है और नीचे वाला 100 है, या आपस में दूसरों को कैंसिल कर लेंगे, तो आपके पास बन गया 10 10 और ये 100 आपके पास जो है मर जाएंगे, और आपने जो है 22 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। जब आपने 22 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो 22 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे भी ऐसा नहीं आता, तो आप करोगे 22 ऊपर और 22 नीचे, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा? 2 टू द 4 होता है, तो 2 टू द 4 यहाँ पे आ गया और 2 टू द 4 यहाँ पे आ गया, फिर एक और क्रॉस लगाओगे, फिर आगे बन गया 2 टू द 4 और 2 टू द 4, यानी कि 4, और ये 4 प्लस 4 आपके पास होगा 8, और एक 4 जो है यहाँ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यानी कि आपके पास जो रेजिस्टेंस आएगी वायर की वो कितनी आएगी? वो आपके पास आएगी 484 ओम।
ठीक है मेरा बेटा। अब आओ, अब आपने बेसिकली मालूम करनी है पावर कंजम्पशन, क्यों? क्योंकि हमने जो है पहले मालूम कर लिया है हमारे पास बल्ब की रेजिस्टेंस, अब हम पावर मालूम करेंगे। तो आपके पास आ गया यहाँ पे फॉर पावर, तो ये हो गया आपके पास P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब V की जो वैल्यू गिवन है वो बेसिकली आपको गिवन है 110, तो यानी कि ये आपके पास बन गया 110 का स्क्वायर ऊपर, और R जो है वो आपके पास नीचे आ गया, और R की वैल्यू जो है आपको गिवन है दैट इज 484। अब मेरा बेटा ये जो आपके पास ये जो 110 को डिवाइड करना है ना 484 से, अब आओ, अब 110 को मेरा बेटा मैं ऐसे खोल के लिख सकता हूँ, दैट इज 110 मल्टीप्लाई बाय 110 अपॉन 484। ठीक है। अब 110 को मेरा बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज, हमेशा बेसिक मैथ में आपने वाली बात का ख्याल रखना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर आप कितना लंबा कर रहे हैं, बेटा मैं लंबा नहीं कर रहा, मैं एक ही स्टेप को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है। और ये मैथ्स है, ये बायोलॉजी और वो केमिस्ट्री तो है नहीं कि यहाँ पे मुझे रट्टा मारना है। ठीक है। तो मैथ्स नहीं, मैथ्स रिक्वायर्ड प्रैक्टिस। ठीक है। तो 110 मल्टीप्लाई बाय 110 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 484। मैं ऐसे मेरा बेटा मैं बिल्कुल आसानी इसको लिख सकता हूँ। ठीक है। अब 11 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना होगा? 11 11 की जो है मेरा बेटा ये सेल लग गई है दराज पे, वो वाला ही 11 11 है। ठीक है। तो मेरा बेटा 11 मल्टीप्लाई बाय 11 आपके पास जो होगा वो होगा 121, तो यानी कि 121 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, और नीचे आ गया आपके पास 484। अब मेरा बेटा आपने 121 को डिवाइड करना है 484 से, तो मेरा बेटा इसको हम आसानी ऐसे कर लेते हैं, 121 अंदर जाएगा, 484 मेरा बेटा बाहर आ जाएगा। तो अब 121 को आपने डिवाइड करना है 484 से, मेरा बेटा 484 के टेबल में 121 तो आता ही नहीं है, इतना तो मुझे ही पता है। तो आप क्या करोगे? आप पॉइंट लगाओगे और जीरो बढ़ाओगे। ठीक है। फिर आपने 484 को जो है वो डिवाइड मल्टीप्लाई, सॉरी, 484 को एक ऐसे नंबर से आपने जो है मल्टीप्लाई करना है, जिससे मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास 1210 आ जाए, तो करीब तरीब नंबर आ जाए। तो अगर मैं 484 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो जाके वो बनेगा 4 2 8 होता है, और 8 2 16, और 4 2 8। तो यानी कि यहाँ क्या बन रहा होगा, दैट इज 9 समथिंग कुछ आ रहा होगा, अगर मैं जो हूँ गलती ना करूँ और मैं इसको ऐसे कर लूँ, दैट इज 484 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यानी कि 4 2 8, और 8 2 16, तो 6 यहाँ पे एक ऊपर, 4 2 8, 8 प्लस 1 9, तो यानी कि 968 आ रहा है। और 484 को अगर मैं जो हूँ मेरा बेटा 3 से मल्टीप्लाई करूँ, तो क्या बनेगा? 4 3 12, तो यानी कि यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे एक आएगा, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 24 प्लस 1 कितना होता है मेरा बेटा? 24 प्लस 1 आके वो बराबर होता है 25 के, तो यानी कि यहाँ 5 आएगा और यहाँ 2 आएगा। ठीक है। तो 4 3 12, 4 3 12 और प्लस का 2, तो कितना बनता है? यहाँ के वो बनेगा 144। अल्लाह अकबर। ठीक है। तो ये तो मेरा बेटा मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगा। ठीक है। सो बेसिकली जो है वो आपके पास जो है मैं जो लूंगा वो बेसिकली लूंगा 484 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यानी कि अगर मैं 484 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो आपके पास आंसर आएगा 968। अब मेरा बेटा इसको आपने जो है वो माइनस वगैरह नहीं करना, इतनी जो है वो आपने झंझट नहीं पाड़नी है, बस आपको ये ऊपर का जो ये होता है ना, ये आपको ऊपर का आंसर पता चल गया, तो बस ये इतना बहुत है। ठीक है। तो ये आपके पास बन गया, दैट इज 121 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर 2 अपॉन 484, तो यानी कि मेरा बेटा आपके पास बन गया, अगर मैं इसको नीचे लिख लूँ तो यहाँ के वो बन गया 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, ये मेरा बेटा आपके पास जो है वो ये बन गया। ठीक है। अब आपने जो है वो 0.2 का मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर 2 से, तो ये आपके पास आएगा 2 यानी कि 20, यानी कि आपका जो आंसर है वो आ रहा होगा 20 वॉट। अगर आपका आंसर वहां पे 20 वॉट गिवन नहीं है, तो मेरा बेटा मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो वो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर करते हो, तो ऑप्शन जो आपको गिवन होंगे वो 100% जो है उसके अंदर वाइड रेंज आ रही होगी, जिसके जरिए से आप बआसानी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो 20 वॉट जो क्लोज तरीन आएगा ना मेरा बेटा हमारे ऑप्शन के मुताबिक, वो आएगा 25 वॉट के करीब। ठीक है। अब एग्जामिनर को वाली बात पता है कि हम लोग विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्व करने, जब भी जो है उसमें वो वाइड रेंज आपको देता है ताकि आप आसानी डिस्टिंग्विश कर लें। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, डेट इज 25 वॉट इज द राइट आंसर। ठीक है। अगर आपने एक्यूरेट लाना है आंसर, तो जैसे मैंने पॉइंट 2 छोड़ दिया, आप आगे सॉल्व कर लें, अंदर नहीं है। ठीक है। बात वही हो जाएगी। ठीक है। सो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। ये मेरा मोस्ट फेवरेट जो है वो टॉपिक है, डीसी सर्किट्स या करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के रिकॉर्डिंग। मेरा बेटा मार्केट में जब आप जाते हैं ना, तो मार्केट में आपको जो है, या फिर अगर आप फिजिक्स के प्रैक्टिकल वगैरह भी करते होंगे अपने अपने कॉलेज में, आई डोंट नो कि आप लोग किस में हो, मैं अपना बता देता हूँ कि मैंने पीसीएचएस कॉलेज से पढ़ा है। अब पीसीएचएस कॉलेज में ना, पीसीएचएस हमारे पास जो जेल चौरंगी के पीछे वाला कॉलेज है, मैंने वहां से पढ़ा है। हमारे पास एक सर थे, उनका नाम था सर आकिफ। वो बेसिकली हमें जो है वो प्रैक्टिकल वगैरह करवाते थे, वो बहुत अच्छे सर थे, बहुत अच्छा समझाते थे। ठीक है। सो
वो बेसिकली जो है वो हमें ना एक दफ़ा उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई थी। उस वक्त तो हमें समझ नहीं आया कि सर हमें क्या दिखा रहे हैं। फिर बाद में जो है जब हमें समझ में आया कि अच्छा सर हमें तो ये रेजिस्टेंस का कलर कोड बता रहे थे। तो मेरा बेटा मार्केट में आपके पास जो रेजिस्टेंस मिलती है ना वो ऐसी नहीं मिलती, आपने खुद पहचानना होता है कि रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यूज हैं यहाँ पे। ठीक है। अब होता ये है बेसिकली आपके पास कि आपके पास ना रेजिस्टेंस का अगर आप चार्ट देखोगे ना, क्या पता आपने देखा भी हो, तो उसके अंदर ना बहुत तरह की वैरायटीज है। ठीक है। यानी कि ब्लैक कलर है, ब्राउन कलर है, ऑरेंज कलर है, येलो कलर है, और फिर इनका नंबर्स हैं, फिर इनके मल्टीप्लायर की वैल्यूज है, फिर इनके टॉलरेंस की वैल्यूज है। तो क्यों ना मैंने वाली बात सोची, मैंने कहा क्यों ना कि अगर मैं एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बना दूं जिसके जरिए से जो है वो आप लोगों को फायदा पहुंच जाए, तो ये जो है कोई बुराई की बात नहीं होगी। तो मेरा बेटा अब मैं जो हूँ वो आपके सामने शॉर्ट ट्रिक लेकर आ रहा हूँ, और ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये 1 मिनट के अंदर भी याद हो जाएगी बआसानी। दूसरी चीज ये है कि अगर ये एक एक मिनट के अंदर भी याद हो जाएगी, तो उसके बाद ये जो होगा ये हर क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। सो जरा मैं कुछ यहाँ पे वैल्यूज लिख लेता हूँ। जैसे कलर नंबर होता है आपके पास, एक चीज होती है जिसको हम लोग कह रहे होते हैं मल्टीप्लायर, और आपके पास जो है वो एक और चीज आ रही होती है जिससे हम लोग कह रहे होते हैं टॉलरेंस। ठीक है। अब मेरा बेटा यहाँ पे आके बाद जो नंबर की वैल्यूज है ना, ये कहाँ से होती है मेरा बेटा? नंबर की जो वैल्यूज हैं वो 0 से शुरू होती हैं और 9 तक आती हैं। तो यानी कि ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6, ये आ गया 7, ये आ गया 8, ये आ गया 9। ठीक है। अब मेरा बेटा जो आपके पास मल्टीप्लायर है ना, ठीक है, मल्टीप्लायर की भी आपके पास जो मेरा बेटा वैल्यू होती है ना, वो भी 10 की पावर 0 से शुरू होती है और 10 की पावर -2 तक आती है। तो यानी कि आपके बन गया 10 की पावर 0, सॉरी 10 की पावर 0। ठीक है। 10 की पावर 1, 10 की पावर, बेटा ये माइनस, सॉरी हाँ 10 की पावर 1 ही सही है। 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9, और यह क्या बनेगा 10 की पावर -1 और 10 की पावर -2। ठीक है। अब मेरा बेटा यहाँ पे ना आपके पास बहुत सारे कलर्स हैं, जिस तरीके से लिखा हुआ है ये रेड, ये ऑरेंज, ये वायोलेट, सिल्वर। तो मेरा बेटा अब यहाँ पे ना आपके पास कुछ ना कुछ जो है वो कलर्स चलेंगे। इन कलर्स को अगर आप याद करने के लिए बैठोगे ना तो जरा जिंदगी हो जाएगी, ये याद नहीं होंगे। ठीक है। तो इसके लिए मेरी शॉर्ट ट्रिक सुनो। इन कलर्स को आप कैसे याद रख सकते हो? इन कलर्स को आप याद रख सकते हो, दैट इज बी बी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन। वैसे जो है मुझे यूके बड़ा पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीसा वहां का लगा दे, आमीन। इन ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। अब सारे लड़के यहाँ पे मुस्कुरा रहे होंगे। तो हैज अ वेरी गुड वाइफ, मैं नीचे लिख देता हूँ वाइफ। ठीक है। वियरिंग सिल्वर गोल्ड कुछ नहीं। बेटा ये क्या कह रहा है? ये बेसिकली जो है आपको वाली बात कह रहा है कि बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग सोना, वेयरिंग चांदी सोना कुछ नहीं। ठीक है। ये वाली बात कह रहा है। अब बेटा जो बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन है ना, ये बेसिकली आपके पास एक सेइंग है, और इसके जरिए से हम लोग जो है मुश्किल चीजें बआसानी याद कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो आप बेसिकली इसको कैसे याद करोगे। ओके मेरा बेटा, तो फॉर्मूले में मतलब सेइंग में थोड़ा सा चेंज आया कि सिल्वर पहले लिख दिया मैंने गलती से, गोल्ड बाद में लिख लिया। यानी कि मैं बोल पहले गोल्ड ही रहा था लेकिन लिख दिया मैंने पहले सिल्वर। ठीक है। सो दोबारा सुनो। बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर कुछ नहीं। अब मेरा बेटा ये जो बी है ना, ये बी आपको क्या लगा? ये बी ऐसे ही लिखा हुआ है, ये बी आपके पास ब्लैक कलर है। ठीक है। ये जो मेरा बेटा ये बी है ना, ये दूसरा वाला बी, ये कौन सा कलर है? ये आपके पास कलर है ब्राउन। ठीक है। अब ये जो आर है ना मेरा बेटा, ये आर ये बेसिकली आपके पास जो है ये रेड कलर है। अब मेरा बेटा ये जो ओ है ना, ये ओ ये बेसिकली आपके पास जो है वो ऑरेंज कलर है। अब मेरा बेटा ये जो है ना वी वी, ये बेसिकली जो है वो आपके पास एक अदर येलो कलर है। ठीक है। अब मेरा बेटा ये जो आपके पास है ना, ये क्या है? ये इन ये छोड़ दो। ठीक है। अब ये जो है ना जी जी, मेरा बेटा ये आपके पास ग्रीन कलर है। ठीक है। अब मेरा बेटा ये जो है ना बी बी, ये आपके पास ब्लू कलर है। ठीक है। अब मेरा बेटा ये जो हैज है ना, इसको गोली मारो, आ को गोली मारो। ये जो मेरा बेटा ये वी है ना, ये वी ये वी, ये आपके पास जो है मेरा बेटा ये वायलेट कलर है। अब मेरा बेटा ये जो गुड है ना, ये गुड का जो जी है ये मेरे पास जो है वो ग्रे कलर है, क्योंकि मेरा बेटा ग्रीन पहले आ गया, अभी ग्रे बच गया। अच्छा अब नीचे कहाँ गया बेटा? मेरा बेटा ये जो है ना वी वी, ये वाइफ का अल्हम्दुलिल्लाह जो वी डब्ल्यू है ना, ये मेरे पास व्हाइट कलर है। ठीक है।
अब मेरा बेटा ये जो वेयरिंग है ना, ये वेयरिंग वगैरह का, वेयरिंग का जो डब्ल्यू है ना मेरा बेटा, ये आप छोड़ दो। ठीक है, आप जो है वो अब ये जो जी है वो याद रखो। ठीक है, तो ये वेयरिंग का आप डब्ल्यू छोड़ दो। अभी जो जी है ना मेरा बेटा, अब जी को मैं क्या ही बोलूँ, ये तो गोल्ड ही है। ठीक है, ये सिल्वर को मैं क्या बोलूँ, ये सिल्वर ही है। ठीक है, अभी कुछ नहीं को मैं क्या बोलूँ मेरा बेटा, ये कुछ नहीं को ना है मैं ब्लैक कलर बोलता हूँ। ठीक है, और ब्लैक कलर पहले आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कुछ नहीं, बेसिकली आपके पास जो होता है वो नो कलर होता है। ठीक है, अब सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि नो कलर है, क्योंकि बेटा वो सवाल में तो खुद लिख के दे देगा नो कलर। ठीक है, या तो वो कुछ ही बना के नहीं देगा, तो समझ जाना वो नो कलर है। ठीक है, सो अब आपके पास जो दोबारा सुनो, बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नो कलर। ठीक है, तो यानी कि जो बी है ब्लैक है, उसके बाद वाला जो बी है वो ब्राउन है, तीसरा वाला जो आर है वो रेड है, फिर ऑरेंज है, फिर येलो है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू है, फिर वायलेट है, फिर ग्रे है, फिर वाइफ है, सॉरी वाइफ का वाइट है। ठीक है, फिर गोल्ड है, फिर सिल्वर है, फिर नो कलर है। ठीक है, अब मेरा बेटा जो मैंने आपको यहाँ पे कलर लिखे हैं ना, ये पहले आप तो यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये मिटाने लगा हूँ। ठीक है, अब ये मैं मिटा के ना इस कलर के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए था। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 4 5। अब मेरा बेटा इससे पूरा का पूरा जो कलर है ना, ये जो मैंने लिखे हैं, ये सिर्फ सेइंग थी आप लोगों को समझाने के लिए कि आपको जो है वो बेसिकली सारी बातें जो है वो अच्छी तरीके से याद हो जाए। खैर, अब मेरा बेटा पहला जो आपके पास कलर आ रहा था ना, वो आ रहा था ब्लैक, क्योंकि बेटा बीबी रॉय का पहला कलर ब्लैक था। ठीक है, दूसरा कलर क्या था, दूसरा कलर था मेरे पास ब्राउन। ठीक है, ये बीबी हो गया। ठीक है, अब रॉय, आर बेसिकली बोलते हैं रेड को। ठीक है, ओ बेसिकली बोलते हैं ऑरेंज को। ठीक है, वाई वाई बेसिकली बोलते हैं येलो को। ठीक है, बीबी रॉय, इन इनको हम काट रहे हैं। अब बच गया ग्रेड। ग्रेड का जो मेरा बेटा जी है ना, वो बेसिकली हमारे पास है ग्रीन को। ठीक है, ब्रिटेन, ब्रिटेन का मेरे पास जो बी है ना मेरा बेटा, वो आ रहा है ब्लू को। हैश को छोड़ रहे हैं, आ को छोड़ रहे हैं, वेरी का मेरे पास जो मेरा बेटा वी है, वो शो कर रहा है वायलेट को। अच्छा, फिर आ गया वेरी गुड। ठीक है, तो फिर अब जो मेरा बेटा गुड का जो जी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रे को। ठीक है, बेटा वाइफ का जो डब्ल्यू है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाइट को। वेरिंग छोड़ रहे हैं, बेटा गोल्ड, गोल्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये आ गया गोल्ड। बेटा सिल्वर, सिल्वर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आ गया सिल्वर। ठीक है, और नो कलर जो है मेरा बेटा, वो नो कलर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब मेरा बेटा ये जो आपके पास अगर कलर याद हो गए ना, फिर ये 0 1 2 3 4 5 7 9 और ये बस एक बार पढ़ लेना, ये आपको जो है वो खुद ब खुद ही याद हो जाएंगे। अब मेरा बेटा जो गोल्ड की आपके पास जो टॉलरेंस टॉलरेंस होती है ना, गोल्ड की टॉलरेंस आपके पास होती है 5%, और सिल्वर की आपके पास 10% होती है, और अल्लाह भला करे आपकी जो होती है नोट उसकी नो कलर की, वो होती है मेरे ख्याल से 20%। ठीक है, हाँ 20% ही है। तो ये आपके पास आ गया 5%, ये आपके पास आ गया 10%, और ये आपके पास आ गया 20%। ठीक है, अब मेरा बेटा गोल्ड भी आपके पास एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। आप लोगों ने देखा होगा आपके जो पीसी वगैरह होते हैं ना, उसके अंदर गोल्ड की वायरिंग होती है। ठीक है, और आपने देखा भी होगा कि आजकल जो वो कबाड़ वाले आते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, आप लोगों से आजकल सीपीयू भी मांग रहे हैं। ठीक है, तो सीपीयू में बेसिकली आपके पास क्या होता है, सीपीयू में आपके पास गोल्ड की वायरिंग होती है, वो एक अच्छा गोल्ड नहीं होता। ठीक है, मतलब गोल्ड तो गोल्ड है ना, अगर वो आपसे कुछ पीसी वगैरह अगर आपका ले ले, और अगर जो है वो आपको जिस जो इसका हिसाब है वो बेसिकली उस हिसाब से आपको पैसे दे दे, एंड देन वो इसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग करे, एंड देन गोल्ड को अलग कर ले, तो उसका तो अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर उसने आपसे पीसी लिया 3,000, गोल्ड निकल गया 10,000 का, उसने फिर 7,000 रुपए का मुनाफा तो कमा लिया आपकी इस वायरिंग से। ठीक है, अब वो एक बंदे से नहीं ले रहा, वो बहुत सारे बंदों से ले रहा है। ठीक है, तो वो बेसिकली आपके पास क्या होता है, वो गोल्ड की वायरिंग बेसिकली जो है उनसे उनको मतलब होता है, आपके पीसी वगैरह से मतलब उनको नहीं होता। ठीक है, सुनो, अब आपके पास जो मेरा बेटा आप कलर कोड में क्या होता है, रेजिस्टेंस अगर आपको कलर कोड में गिवन हो ना, तो शुरू के आपके पास जो दो कलर्स होते हैं, ठीक है, वो नंबर बताते हैं। ठीक है, मतलब कि आपके पास जो रेड है शुरू का कलर, और ये आपके पास जो वायलेट है शुरू का कलर। ठीक है, ये मेरा बेटा क्या बताएगा, ये मेरा बेटा आपके पास बताएगा नंबर। मतलब कि अगर आपको जो है वो चार कलर गिवन है, तो शुरू के जो दो कलर होंगे वो नंबर बताएंगे। जो तीसरा कलर होगा ना, ये जो ऑरेंज है इस केस के अंदर, जो तीसरा कलर होगा ना मेरा बेटा, वो आपके पास बताएगा मल्टीप्लायर। और जो मेरा बेटा जो आखिरी होगा ना, आखिरी, वो आपके पास बताएगा टॉलरेंस। और आखिरी हमेशा गोल्ड होगा या सिल्वर होगा या नो कलर होगा। ठीक है, चार कलर बैंड्स के अंदर आपके पास ये सिनेरियो जो है पाया जाता है। अब मेरा बेटा रेड की वैल्यू क्या है, रेड की मेरा बेटा वैल्यू देखो टेबल से कितनी आ रही है, क्योंकि रेड शुरू के अंदर आ रहा है, और शुरू का कलर जो है वो आपका नंबर बताएगा। तो यानी कि जो रेड की वैल्यू है मेरा बेटा वो कितनी आ रही है, वो आ रही है आपके पास 2। तो आपने यहाँ पे लिख दी 2। ठीक है, अब जो दूसरा कलर है वायोलेट, मेरा बेटा वायोलेट की आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है, वायोलेट की जो आपके पास वैल्यू आ रही है, शुरू के दो कलर जो है
अगर आपको रेजिस्टेंस 4 कलर्स में गिवन है तो शुरू के जो 2 कलर्स हैं वो बेसिकली आपको जो है वो बता रहे होंगे नंबर्स, ठीक है। तो वायोलेट की कितनी वैल्यू आ रही है मेरा बेटा, वायोलेट की जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है नंबर के हिसाब से 7, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 7, ठीक है। अब जो तीसरा कलर होगा रेजिस्टेंस के बैंड में वो क्या बताएगा, वो आपको बताएगा मल्टीप्लायर। तो मेरा बेटा ऑरेंज का मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है, ऑरेंज के मल्टीप्लायर की वैल्यू है 10 की पावर 3 गिरी, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 10 की पावर 3, ठीक है। अब मेरा बेटा टॉलरेंस, टॉलरेंस जो है बेसिकली वो आपके पास प्लस माइनस के साथ लिखी जाती है, ठीक है। तो प्लस माइनस टॉलरेंस, अब टॉलरेंस जो है बेसिकली वो जो आपको क्या बताएगा, वो आपको टॉलरेंस का ही वो बताएगा, चार्ट बताएगा। अब आप टेबल में जाएं और जो आपके पास टॉलरेंस है, ठीक है, उसकी वैल्यू देखिए सिल्वर के केस में क्या आ रही है, सिल्वर के केस में मेरा बेटा इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास आ रही है 10%, ठीक है। तो बस आपने यहाँ पे लिख दिया 10%, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस जो 10 की पावर 3 है मेरा बेटा, ये जो 10 की पावर 3 है ना, ये बेसिकली आपके पास बराबर होता है किलो के, किसके बराबर होता है, ये आपके पास बराबर होता है किलो के, तो ये आपके पास बन गया दैट इज 27 किलो ओम प्लस माइनस 10%। तो मैं बस मेरा बेटा ये आपके पास जो है वो इसका राइट आंसर हो गया। अभी कहाँ गया 27 किलो ओम, ये रहा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। था ना कमाल का क्वेश्चन, हो गया ना आपके पास। तो डीसी सर्किट का या करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपका जो है टॉपिक था, इसने आपकी बोर्ड में भी जान जो है छुड़ा ली, और नेक्स्ट के पेपर में भी इसने जो है वो आपकी जान छुड़ा ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बेसिकली जो है वो आपको पहली बात कह रहा है, a proton and alpha particle moving with the same kinetic energy enter in a uniform magnetic field normally, the ratio of their radii is। अब मेरा बेटा क्वेश्चन में आपके पास बताऊं क्या मसला है, क्वेश्चन में जो स्टूडेंट पढ़ेगा ना, स्टूडेंट बताऊं क्या करेगा, स्टूडेंट पढ़ेगा सर R = mv sin थीटा अपॉन 2b, ठीक है। अब सर क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल के बीच में हमारे पास जो है वो एक चीज कॉमन होती है, वो होता है एक का मास और एक का होता है चार्ज, ठीक है। तो यहाँ के बन गया दैट इज R1/R2 = M1 अपॉन Q1/M2/Q2, ठीक है। अब वो क्या करेगा स्टूडेंट जो होगा, ठीक है, वो इसको रेसिप्रोकल करेगा और आके वो बन जाएगा दैट इज M1/Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2/M2। अब सर अल्फा पार्टिकल का मास और अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो है वो तो हमारे पास 2 टाइम्स और 4 टाइम्स आता है सर, बस अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, आंसर निकालें, और वो इस तरीके से आंसर भी निकाल भी लेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो आंसर आ रहा होगा ना वही आ रहा होगा, या तो 1:2 आ रहा होगा या 2:1 आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो एग्जामिनर कितना अच्छा बंदा है, एग्जामिनर इतना अच्छा बंदा है कि एग्जामिनर ने आपका दिल नहीं तोड़ा। एग्जामिनर चाहता है कि नहीं भाई जो आपने आंसर निकाला है ना वो आंसर वो मौजूद हो वहां पे, तो एग्जामिनर ने जान पूछ के ना ये आपको जो है 1:2 जो है ना वो आपको दिया गया था, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर आप लोगों से प्यार करता है, एग्जामिनर जो है वो चाहता है कि आप लोगों का दिल ना दुखे, ठीक है। बस एग्जामिनर इतनी सी जो है गुजारिश चाहता है। तो आप क्या करते हैं, आप जो है 1:2 का जो है वो ऑप्शन मार्क कर लेते, आप बोलते हैं भाई ये ऑप्शन तो ठीक है, ठीक है। तो बस फिर आपका जो है एक नंबर कट जाता और आप गलत फहमी और खुश फहमी में जिंदा रहते हैं, ठीक है। एग्जामिनर क्या करता है, देखो बेटी बेसिकली सवाल जो है ना वो ये होता है कि आपकी जो वाली अप्रोच थी ना ये बिल्कुल सही अप्रोच है, लेकिन ये आपकी अप्रोच जो है वो उस सूरत में सही है जब यहाँ पे आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी का वर्णन है। जब आपके पास सवाल में काइनेटिक एनर्जी का जिक्र आ गया, ठीक है, फिर आपकी ये अप्रोच गलत हो जाएगी, ठीक है। फिर आप पूरी उसके लिए डेरिवेशन करते हो, ठीक है, वो डेरिवेशन के लिए 1-2 मिनट लग जाएंगे, वो मैं नहीं करवा रहा। तो अगर आपके पास सवाल में काइनेटिक एनर्जी गिवन हो और रेडियस पूछे गए हो तो उसके लिए आपके पास जो है वो शॉर्ट ट्रिक है, और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो है आपके पास दैट इज R1/R2 = M1/M2 मल्टीप्लाई बाय Q2/Q1, और ये जो Q2/Q1 है ना ये रूट से बाहर है, ठीक है। अंडर रूट के अंदर जो M1 आया है प्रोटॉन का मास है, M2 अल्फा पार्टिकल का मास है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल बाद में आ रहा है, प्रोटॉन पहले आ रहा है, ठीक है। तो जो पहले आएगा उसको हम पहले तरजीह देंगे, ठीक है। Q2 जो है वो आपके पास उसका अल्फा पार्टिकल का चार्ज है, Q1 आपके पास प्रोटॉन का चार्ज है, ठीक है। अब आपके पास जो प्रोटॉन का मास होता है डेट इज M, ठीक है। वैसे तो कुछ ना कुछ वो 116 × 10⁻⁻² होता है, लेकिन यू नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। तो R1/R2 = प्रोटॉन का मास मेरे ख्याल से मेरे पास होता है 16 × 10⁻⁻² या फिर M। अब अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है ना वो आपके पास 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन होता है, तो यानी कि आपके पास यहाँ पे लिख दिया आपने 4 × M। अब आपके पास जो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है ना, ठीक है, वो मेरा बेटा आपके पास होता है दैट इज 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो ये आपने लिख दिया 2Q। और प्रोटॉन का चार्ज तो 60 × 10⁻⁻20 है, उसको मैं क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि वो आप वैसे ही कट जाएंगे आपस में, ठीक है। तो ये आ गया क्यू। अब मेरा बेटा ये ऊपर वाला क्यू नीचे वाला क्यू इंतकाल कर जाएंगे और ये एम एम मर जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा डेट इज √1/4
मल्टीप्लाई बाय टू। अब मेरा बेटा ये वन का रूट जो है वो वन ही होगा, फोर का रूट मेरा बेटा आपके पास बन जाएगा वन अपॉन टू, ये आपके पास बन गया वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय टू। अब मेरा बेटा जो टू टू है ये आपस में मर जाएंगे और ये आपके पास आ जाएगा दैट इज 1:1। देखो एग्जामिनर कितना चालाक है, एग्जामिनर ने ना आपको ना गलत आंसर भी वहां पे मार्क किया हुआ था, लेकिन सही आंसर आपके पास क्या था, 1:1 था। ठीक है, तो मेरा बेटा आपने जो है वो आंखें खुली रखनी है। ठीक है, मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, मिस्टेक करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेंगे, पेपर में नहीं करेंगे ऑब्वियसली, रियल पेपर, लेकिन जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे उससे मिस्टेक करेंगे। ठीक है, जानबूझ के मिस्टेक नहीं करेंगे, गलती से मिस्टेक करेंगे एंड देन इसको सुधारेंगे। ठीक है, और सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन में जाएंगे, फिर दोबारा मिस्टेक करेंगे। ठीक है, फिर दोबारा सीखेंगे, फिर अगले क्वेश्चन में जाएंगे दोबारा मिस्टेक करेंगे। ठीक है, लेकिन एक गलती बार बार नहीं दोहराएंगे। ठीक है, तो ये थी मोटिवेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में, अरे तो 9 तो छुपी गया, हाँ 9 था बेसिकली आपके पास आप मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस। मेरा बेटा आपके पास जो मूविंग चार्ज होता है ना, कोई भी अगर आपके पास जो मूविंग चार्ज है, मतलब कि वो चार्ज जो मूव कर रहा है, वो चार्ज आपके पास ऐसा नहीं है कि गली में आपने बकरी की तरह रस्सी डाली और घुमा दी, ऐसा नहीं है। चार्ज मूव कर रहा होता है बाय द अप्लाइंग ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस। एक पॉजिटिव प्लेट होती है, नेगेटिव प्लेट होती है एंड देन चार्ज घूमता हुआ चले जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास वो चार्ज जो कि मूव हो रहा है, और अगर वो मूव हो रहा है ना मेरा बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी से या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, अगर आपके पास वो चार्ज जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो या फिर आपके पास जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो, तो मेरा बेटा आपके पास वो जो चार्ज है वो आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा होगा, और वो जो चार्ज है वो आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा होगा हमेशा। और इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलरली ऑस्किलेट कर रहे होंगे, जिसका फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, सी से निकलता है, सी इक्वल्स टू वन अपॉन यू नॉट मल्टीप्लाई बाई नॉट। अब आपके पास क्या होता है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर आपका एक्सीलरेट होता है, ठीक है, एक्सीलरेट से मुराद है चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है। ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल ना अगर आपका मूव तो हो रहा है, लेकिन वो मूव हो रहा है एक्सीलरेशन के साथ, चार्ज पार्टिकल मूव विथ एक्सीलरेशन। अगर आपके पास कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है मेरा बेटा, अगर वो कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन से मूव होता है, तो चार्ज पार्टिकल के पास ना ये इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होती है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल के पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और चार्ज पार्टिकल के पास ना एक अदद इजाफी एक चीज होगी जिसको हम लोग कह रहे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब सर ये कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, डिपेंड अपॉन कि आपके पास पोटेंशियल कितना अप्लाई हो रहा है, कौन सा सिनेरियो हो रहा है, खैर उसमें इतनी डीप जाने की जरूरत नहीं। बस ये वाली बात होती है कि अगर आपके पास कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है, अगर वो एक्सिलरेट हो रहा होता है, तो उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती हैं, साथ साथ इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होती है, और साथ साथ आपके पास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। ठीक है, सुनाओ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बेसिकली जो है वो आपको वाली बात कह रहा है कि आपके पास एक सोलिनॉइड है, ठीक है, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, यानी कि एक सेंटीमीटर में वो 20 टर्न घूम रहा है। ठीक है, तो स्मॉल एन की जो वैल्यू होती है वो कितनी है, वो दी हुई उसने आपको 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, आपने बेसिकली करंट मालूम करना है कि आपके पास जो है वो कितना करंट मैं सोलिनॉइड के अंदर से गुजारूं कि मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बन जाए वो बन जाए 20 मिली टेस्ला। और 20 मिली टेस्ला को बेसिकली मैं जो हूँ वो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 के बाद -3। मेरा बेटा जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर मैंने आपको वाली बात बताई थी कि आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड के कितने यूनिट है। ठीक है, तो मैं सारी बातें मैंने उसके अंदर कर ली थी और मैंने जो है वो निकाल के बता भी दी थी, तो मेरी पहली वीडियो जाकर देखना। ठीक है, उसके अंदर इंशाल्लाह मिल जाएगा। अब मेरा बेटा जो सोलेनॉइड का जो सवाल है ना, अब सोलेनॉइड का सवाल आया हुआ है, और सोलेनॉइड का एक सवाल अगर मैं ना करवाऊँ इजाफी तो ये इसके साथ ज्यादती हो जाएगी। सोलेनॉइड जो होता है ना मेरा बेटा, उसके अंदर आपके पास जो इनसाइड होता है ना सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है मेरा बेटा वो कैसी होती है, इनसाइड द सोलेनॉइड आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना मेरा बेटा दैट इज बी, बी आपके पास होती है यूनिफॉर्म। इनसाइड द सोलेनॉइड आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म होगी और बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, डेंसर होगी। लेकिन आउटसाइड द सोलेनॉइड ना मेरा बेटा, आउटसाइड द सोलिनॉइड आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना मेरा बेटा वो हो जाएगी जीरो। ठीक है, ये दो अलग अलग बातें हैं। आउटसाइड द सोलिनॉइड आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी जीरो, इनसाइड द सोलिनॉइड आपके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी और यूनिफॉर्म होगी इनसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड। जब भी वो आपसे इनसाइड द सोलिनॉइड ही पूछेगा। अगर एग्जामिनर अगर अगर आपको चालाक हो ना,
ठीक है, और यहाँ पे अगर लिख दिया आउटसाइड, ठीक है, तो फिर भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे बी इक्वल्स टू यू नॉट एन आई फॉर्मूला अप्लाई करके आएंगे और करंट की वैल्यू भी निकाल के आएंगे, और वो करंट की वैल्यू गलत मार्क करके आएंगे। ठीक है, बस उन्हें जो है वो इनसाइड और आउटसाइड का फर्क नहीं पता था। ठीक है, सो ये गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन को धीर है तसल्ली से पढ़ना है। ठीक है, गलती करनी है, प्रैक्टिस में गलती करनी है। ठीक है, पेपर वाले दिन गलती नहीं करनी, जितनी गलती करनी है प्रैक्टिस में ही करनी है। ठीक है, आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें और टफ क्वेश्चंस आएंगे, गलती वहां करेंगे। ठीक है, वहां से सीखेंगे। ठीक है, लेकिन और मूव ऑन करते रहेंगे। ठीक है, इंसान यही है। सो बी इक्वल्स टू यू नॉट एन आई, बेसिकली हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का बेसिकली फॉर्मूला है सोलेनोइड के लिए, जो कि एम्पियर्स लॉ की मदद से हमें मिला है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया बी इक्वल्स टू यू नॉट एन आई। ठीक है मेरा बेटा, अब आपको आई चाहिए। अब आप लोगों ने जो है बेसिकली यहाँ से करंट यानी कि आई की वैल्यू निकालनी है। तो आई जो है वो बेसिकली हम लोग इस एम्पेयर्स लॉ की मदद से आई की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि सोलेनोइड का क्वेश्चन है। अब जो आई की जो टर्म है उसको अलग कर लो, और बाकी सारी जो फालतू चीजें हैं उनको अलग कर लो। तो ये हमारे पास बन गया दैट इज आई इक्वल्स टू बी अपॉन यू नॉट एन। ठीक है, अब मेरा बेटा यू नॉट की वैल्यू क्या गिवन है, सॉरी बी की वैल्यू क्या गिवन है, बी की वैल्यू से सवाल के अंदर खुद लिख के दी हुई है आपको, दैट इज 20 मिली टेस्ला। ओके, तो ये आपके पास बन गया दैट इज 20 मल्टीप्लाई बाय, और एक मिली 10 की पावर माइनस के 3 के बराबर होता है, तो ये आपके पास बन गया 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 3 डिवाइडेड बाय यू नॉट। मेरा बेटा जो यू नॉट होता है ना, ये हमारे पास परमिएबिलिटी होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 7। अब मेरा बेटा आपने जो पाई की वैल्यू पढ़ी होगी ना अपनी प्राइमरी क्लासेस के अंदर, आपने पढ़ी होगी 3.14, या फिर इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। तो बस हम जो है वो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 ही पुट करेंगे। तो ये आपके पास बन गया दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 7, और मल्टीप्लाई बाय यू नॉट हो गया। अब हमारे पास बन गया दैट इज एन। अब एन क्या है मेरा बेटा, एन जो है ना वो बेसिकली आपके पास है नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, आपके पास एन क्या है, एन है आपके पास नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, जिसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आई हुई है दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, या फिर आपके पास जो है वो आई हुई है दैट इज, अच्छा मैं एक बार देख लूँ कि मैंने सही सॉल्व किया ना, 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ओके, तो ये बेसिकली इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास आ रही है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। ठीक है ना मेरा बेटा, अब क्या करो, मैं बड़ी चालाकी से क्या काम कर रहा हूँ, देखो मैं बड़ी चालाकी से ना मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं जो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 है ना, इसको मैं क्या बना रहा हूँ, इसको मैं ऐसे खोल के लिख रहा हूँ दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। ठीक है, अब जब 10 हमारा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या बन जाएगा, ये ऑटोमेटिकली हमारे पास बन जाएगा 20। तो यानी कि जब 2 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा तो ये हमारे पास बन गया 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। ओके मेरा बेटा, अब बस मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है, मैं उसको यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, और जो मेरे पास जो 7 था ना मेरा बेटा, इस 7 को मैं ऊपर भेज रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया दैट इज 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 7, और नीचे आपके पास बन गया दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 7, और मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। अब मेरा बेटा देखें खेल क्या होगा, खेल जो है अब यहाँ पे शुरू हो गया। वो खेल बेसिकली ये है कि वाला 20 है, ये वाला 20 और ये 20 आपस में दूसरे को जो है इंतकाल कर देंगे, और आपके पास बन गया 10 की पावर माइनस का 3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 10 की पावर माइनस का 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। ओके, अब सिनेरियो क्या है, अब आपके पास जो है वो सिनेरियो ये है कि जो हमारे पास 4 और 22 है इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 22। ठीक है, अब मेरा बेटा जो हमारे पास 10 और मल्टीपल ऑफ 10 है मैं उनको सॉल्व करा रहा हूँ, बाद में हम ये बाकी वाला काम कर देंगे। ठीक है, तो बेसिस सेम पावर एड्स, तो ये आपके पास बन गया 10 की पावर माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर प्लस का 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 22। ठीक है ना मेरा बेटा, अब आपके पास क्या सिनेरियो है, 10 की पावर प्लस का 7 और जब 10 की पावर 2 आपस में आपके पास नहीं, 10 की पावर माइनस का 2 आएगा, सॉरी 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 सॉरी, तो ये आ गया 10 की पावर माइनस का 2। ठीक है, सब आपके पास 10 की पावर प्लस का 7 और 10 की पावर माइनस का 2। ठीक है, ये जब आपस में जो है वो ऐड होंगे तो आपके पास बन गया 10 की पावर 5, और 10 की पावर 5 और 10 की पावर माइनस का 3 ये आपस में ऐड होंगे तो ये आपके पास बन गया 10 की पावर 2। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि इस पूरे का जो आंसर है ना मेरा बेटा वो आपके पास आ रहा है 10 की पावर 2। ठीक है, अब देखो हमारे पास सिनेरियो क्या है, ये आपको 22 नजर आ रहा है।
अभी आपको 22 नजर नहीं आएगा, अब ये बन गया आपके पास 21। क्यों सर आपने इस 22 को 21 क्यों बनाया? मेरा बेटा जो हमारे पास बेसिक मैथ होती है ना, ये हमें परमिसिबल करती है कि हम जो है अपने जो नंबर है उसको एक डिजिट आगे या एक डिजिट पीछे कर सकते हैं, बस सिर्फ एक डिजिट कर सकते हैं, या हद हो गई तो दो डिजिट कर सकते हैं, वो भी हम लोग 100 के केसेस में देखते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे हमने जी की वैल्यू 9.8 पढ़ी है, ठीक है, लेकिन जब मैंने आपको सवाल सॉल्व कराए उसके अंदर मैंने जो है जी की वैल्यू 10 ले ली। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने कभी ना कभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं कि जिसमें मैंने जी की वैल्यू जो 9 थी, या कोई भी वैल्यू अगर मेरे पास 9 है तो मैं उसको 10 लेट कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास कोई भी वैल्यू 95 है, मैं 96 लेट कर लेता हूँ, यानी कि मैं एक डिजिट आगे या एक डिजिट पीछे उस नंबर को शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, तो हम अपनी जिंदगी को आसानी बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया दैट इज 7/4 मल्टीप्लाई बाय 21। अब मेरा बेटा खेल शुरू हो गया है, दैट इज 7 1 7 और 7 3 21। तो ये आपके पास बन गया दैट इज 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब मेरा बेटा जो कुछ ना कुछ जो डेसिमल चीजें हैं ना वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपके पास जो 1/2 होता है, ठीक है, अगर आप 1 को डिवाइड करें 2 से तो आपके पास आंसर आता है 0.5। सिमिलरली अगर आप 1 को डिवाइड करें 5 से तो आंसर आता है 0.2। सिमिलरली ये जो थोड़ी बहुत चीजें हैं ना इस तरह की आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपको याद नहीं तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर लो, 1 को अंदर फेंक दो, 4 को बाहर फेंक दो। ठीक है, तो 1 को जब आप डिवाइड करते हो ना 4 से तो आपके पास जो आंसर आता है ना वो आता है डेट इज 0.2, जब आप 1 को डिवाइड करते हो 4 से। लेकिन जब आप जो है वो बेसिकली 1 को डिवाइड करते हैं 3 से तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 0.3। 0.33 भी आता है और 0.25 आता है। ठीक है, तो बेसिकली करेक्ट जो आपके पास जो डिवीजन है वही आता है। ठीक है, अगर आपको डिवाइड करना नहीं आ रहा तो आप सिंपल क्या करो, 1 को अंदर फेंको, 3 को बाहर फेंको। ठीक है, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, तो 3 3 9 होगा, तो आपके पास ये 0.33 करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं करके भी दिखा देता हूँ कि मैं क्या करूँ, 1 को अंदर फेंक दूँ, 4 को बाहर फेंक दूँ। ठीक है, तो पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, तो 4 2 से क्या होता है 8 होता है, 10 माइनस 8 कितना होता है आपके पास होता है 2। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ जीरो बढ़ा दिया तो 4 5 20, तो 0.25 आ गया। ठीक है, तो कुछ ना कुछ जो है ना ये डायरेक्ट याद कर लो, टाइम बचता है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम 0.25 को 0.33 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 0.25 को 0.33 से मल्टीप्लाई अगर ऐसे करेंगे, ठीक है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट को आगे शिफ्ट करूंगा, जितनी बार पॉइंट को आगे शिफ्ट करूंगा उतनी बार नीचे डिनोमिनेटर में 1 के साथ जीरो लिखूंगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ दैट इज 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 33 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। ये मैंने 10 की पावर -2 जो है दो बार ये मैंने डायरेक्टली लिखा है, क्यों, क्योंकि मैंने पॉइंट को आगे शिफ्ट करा है इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम 25 को 33 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बन गया आपके पास 5 3 सा 15 और 1 ऊपर जो है वो कैरी चला गया, और 3 2 सा 6, 6 प्लस 1 कितना होता है 7 होता है। ठीक है, फिर क्रॉस, फिर 3 5 सा कितना होता है 3 5 सा आपके पास बराबर होता है 15 के, तो 15 और 1 ऊपर कैरी चला गया, 3 2 सा 6 और 6 प्लस 1 किसके बराबर होता है 7 के। अब इनको ऐड कर लें तो आपके पास 5 5 ही रहा, 7 प्लस 5 कितना होता है 8 9 10 11 12, तो 2 यहाँ पे चला गया 8 यहाँ पे चला गया, यानी कि 60 प्लस 7 प्लस 8 कितना होता है, वो आपके पास बराबर होता है 825 के। तो ये आपके पास आ गया दैट इज 825 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +2। अब मेरा बेटा क्या होगा, मेरा बेटा से वही काम वही हमारे पास सिलसिला चलेगा, बेसिस सेम हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाएंगी। तो जब ये 10 की पावर -2 और 10 की पावर-2 आपस में ऐड होंगे तो बन जाएगा 10 की पावर-4। 10 की पावर-4 और 10 की पावर+2 ऐड होंगे तो आगे वो बन जाएगा 10 की पावर-2, यानी कि 825 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर-2। ठीक है, एम्पेयर। या तो ये ऐसा लिखा हुआ आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर आपको ऐसा लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो पॉइंट को आगे शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपको फिर ऐसा लिखा हुआ नजर आएगा 8.25 एम्पियर, एक ही बात है। ठीक है, तो इसका आंसर कहाँ है, 8 एम्पियर 8 एम्पियर 8 एम्पियर। ये रहा मेरा बेटा इसका राइट आंसर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉप 10 नस एमसीक्यूज जो कि आप लोगों से पूछे गए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।